नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, डिबेट करेंगे एक बड़े मुद्दे पर, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कई दिनों से मंथन में लगी है। भूपेंद्र चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए उसके बाद से तमाम बैठकों के दौर जारी हैं। अगर बीजेपी सरकार के मंत्रियों की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों के दौरे कर रहे हैं। सबकी कहीं ना कहीं ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी तमाम दौरे करने में लगे हुए हैं। और आज ख़ास बात ये रही कि आज मंथन हुआ, लंबा मंथन हुआ, बैठक हुई नगर निकाय चुनाव को लेकर, और उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। अब सवाल ये है कि बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में और उनकी सरकार है, उस पार्टी के खिलाफ कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सी पार्टी अपनी क्या तैयारियां कर रही है, क्या उसके पास इतना दम है कि वो बीजेपी जैसी पार्टी का नगर निकाय चुनाव में या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में सामना कर सके। क्योंकि अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में तो सभी पार्टियां सक्रिय दिखती हैं, लेकिन उसके बाद सड़कों पर सक्रियता कम नज़र आती है। इसकी वजह से बीजेपी और मजबूती से उभरती हुई दिखती है और आम जनता के बीच में संवाद कायम करती हुई दिखती है। इन्हीं सब वजहों पर हम चर्चा करेंगे और समाजवादी पार्टी, बीएसपी, प्रसपा, इसके अलावा जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं बीजेपी को घेरने के लिए, हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए मेरे साथ खास तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बीजेपी की आज जो मंथन हुआ, बीजेपी की आज जो बैठक हुई, उस पर क्या रिएक्शंस थे बीजेपी के नेताओं के और क्या तैयारियां थी, सबसे पहले हम आपको ये सुनाते हैं। नगर निकाय चुनावों में एक बेहतर रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के विश्वास के आधार पर हम लोग एमएलसी की 5 सीटें भी जीतेंगे और नगर निकाय में 17 के 17 मेयर और अधिकांश नगर पालिका, नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अधिकांश सभासद भाजपा जीतेगी नेतृत्व ने। लेकिन नगर निगम के भी चुनावों को लेकर, निकाय के चुनावों को लेकर पार्टी बिल्कुल तैयार है और सभी निगम और ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी में हम लोग परिषद पालिका भी जीतेंगे। नगर निगम के चुनाव के तैयारी, उसके नए वोटर्स बन रहे हैं, उसके वोटर्स बढ़ाना, प्रसीमन हो रहा है, प्रसीमन में कोई सुझाव है तो उसको देना, तो इस तरह के सब चीज़ों पर चर्चा हुई है। विधान परिषद के चुनाव के भी ग्रेजुएट का एंट्रेंस शिक्षक का खाली हो रहा है, उस पर उसकी तैयारी के लिए लोकसभा चुनाव के लिए सर चर्चा? लोकसभा भी दूर है और लोकसभा की तैयारी हम लोग की पूरी है। लोकसभा तो पिछली बार आपने देखा होगा मोदी जी की आंधी थी और आंधी में जो है सपा बसपा एक होने के बाद भी बह गई थी। इस बार तो सुनामी आएगी, 80 की 80 सीटें हम लोग जीते। तो आपने सुना बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके क्या रिएक्शंस थे। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो निकाय चुनाव हो, हम उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और उनका ये कहना है कि हम और मजबूती से 2024 में और निकाय चुनाव में सामने आएंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले दीपक मिश्रा हैं पीएसपीएल के, उमाशंकर पांडे जी हैं कांग्रेस के, इसके अलावा मनीष सिंह है समाजवादी पार्टी से, धर्मवीर चौधरी साहब हैं प्रवक्ता हैं बीएसपी से, और अरुण राजभर प्रवक्ता एचबीएसपी से प्रवक्ता हैं। इन सब का बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे जुड़ेंगे एक एक करके और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या रणनीति है, उनकी किस तरह का वो चक्रव्यूह रच रहे हैं बीजेपी को घेरने के लिए। क्या उनमें इतनी ताकत है या फिर वो इकट्ठे होकर कोई प्लान नया तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का रुख करते हैं। मनीष जी, आज आपने देखा बीजेपी ने अपनी मंथन किया, बीजेपी ने अपनी बड़ी बैठक की और उस बैठक में तमाम तरह के जो निष्कर्ष थे वो निकल के सामने आए। उन्होंने कहा कि हम सेवा पखवाड़ा बनाएंगे, उन्होंने कहा कि हम नगर निकाय की चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। समाजवादी पार्टी जब चुनाव आता है तो वो ज़्यादा सक्रिय दिखती है, ऐसा क्यों है कि आजकल इन दिनों वो जनता के बीच में उतना संवाद कायम नहीं कर रही है?
देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी लगातार जी उत्तर प्रदेश के 58,580 गाँव में शहरी क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है 12,500 हमारे जो वार्ड हैं उत्तर प्रदेश में, नगर पंचायत और नगर निकाय में जो हमारे वार्ड हैं, उनमें समाजवादी पार्टी अनवरत सदस्यता अभियान लगातार महीनों से चला रही है। और एक एक आदमी को, जो गांव के सुदूर इलाके हैं और कस्बों के जो छोटे छोटे कस्बों में जो स्लम एरिया है, जो काफ़ी गरीब रहते हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, उनके बीच में जाकर के समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों से, सिद्धांतों से, विचारों से जोड़ने का काम कर रहा है। और आप देखेंगे जैसे हमारा सदस्यता अभियान पूरा होगा और हम राष्ट्रीय अधिवेशन की तरफ जाएंगे और राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारी आर्थिक और राजनीतिक जो हमारी पार्टी का प्रस्ताव पेश होगा, उसमें आपको आने वाले समय में हमारी पार्टी किस स्थिति में रहेगी और कैसे चुनाव लड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन मनीष जी, एक सवाल ये भी है कि अभी तक आपने अपने जो जिला अध्यक्ष थे उनको उनकी नई घोषणा करनी थी, लेकिन अभी तक आप नहीं कर पाए। और वहाँ पर जी ऐसा है कि एक राजनीति में एक तौर तरीका होता है कि कैसे हम अपने संगठन का निर्माण करेंगे, कैसे हम अपने संगठन का संचालन करेंगे। जब 5 बरस पर सदस्यता अभियान हमारा शुरू हुआ है और सदस्यता अभियान में हम जैसे गांव के गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, महिलाओं को और प्यारी बहनों को हम जैसे उस सदस्यता अभियान से जोड़ करके व्यापक स्तर पर, बड़े पैमाने पर हम समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ रहे हैं। और इसके बाद जब हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जब चुनाव हो जाएगा, उसके बाद से जो संगठन का निर्माण होगा वो एक बहुत ही बड़े स्तर पर और बहुत ही भारतीय जनता पार्टी का मुंहतोड़ जवाब हम कैसे दे सकते हैं राजनीति में, कैसे हम समाजवादी आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं, उस तरफ हम बढ़ेंगे। तो बिल्कुल। आनंद दुबे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आनंद दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, ये बताइए कि आज आपके पार्टी में लंबी चर्चा हुई, लंबी बैठक हुई और तमाम तरह की एक रूपरेखा तैयार की गई। अब समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों के निशाने पर सिर्फ बीजेपी है। उनका कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं। आपको लगता है कि विपक्ष तैयार है? श्रेय जी, आपने कहा कि विपक्षी दलों के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के निशाने पर आज से थोड़े ना, 2014 से। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में जब मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद से पूरे देश में किस तरह से उनके खिलाफ माहौल बनाया गया, किस तरह से लोगों ने उनके खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन जनता ने इन सब के बावजूद किसी भी तरह के कुचक्र को खारिज करते हुए नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना। और 2014 से भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। 14 के पहले जो राजनीति भोग की वस्तु थी, 2014 के बाद हमने उसे सेवा का माध्यम बनाया और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी चलती रही, आगे बढ़ती रही। इसके बाद समय आ गया 2017, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव। अखिलेश जी 2014 की स्थिति देख चुके थे कि कुछ लोग शून्य पर पहुंच गए थे और कुछ लोग सिर्फ अपना कुनबा बचा पाए थे। इसलिए अखिलेश यादव जी की चिंता बढ़ी तो उन्होंने राहुल गांधी जी से हाथ मिलाया। 2 युवाओं की जोड़ी रथ पर सवार होकर निकली। जनता ने क्या हासिल किया उनका बताने की जरूरत नहीं। फिर अखिलेश यादव जी को लगा कि भाई इससे काम नहीं चलने वाला है, कुछ और बड़ा करते हैं, तो उन्होंने 2019 में बुआ जी से गठबंधन किया। बुआ बबुआ की जोड़ी चली। उसके जनता ने क्या हासिल किया ये बताने की जरूरत नहीं है। 2019 में देश की जनता ने 2014 से भी बड़ा मैंडेट दिया। उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2022 पे बात आई। 2022 पे आई तो अखिलेश जी को लगा कि न बुआ ठीक है, न पीछे वाले युवराज ठीक है और न दीदी ठीक है। अब सबसे बढ़िया है कि ओम प्रकाश राजभर जी को, केशव देव मौर्य जी जैसे लोगों को जोड़कर आगे बढ़ाया जाए। और ये लोग सबने मिलकर गठबंधन बनाया और एक गीत गाया, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक। और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और ये चुनाव हार गए तो आप क्या गा रहे हैं कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। आज के बाद किसी से फॉर्च्यूनर मांग रहे हैं, किसी से कुछ और छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए कि 2019 के चुनाव में किस तरह से ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े नेताओं की, विपक्ष के नेताओं की एक मंच पे रैली की। सारे लोगों ने हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ फोटो खिंचाई। हाल क्या हुआ?
अब फिर से अखिलेश यादव जी, पहले तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, उनका बयान आपको याद होगा कि हम तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मायावती जी तो ने हमारा साथ नहीं दिया। उसके बाद वो दीदी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हमारी बहन ममता बनर्जी जी, उनको बना रहे थे, अभी उनका स्वागत किया। अब एक आयातित चाचा जी आ गए जो बिहार से अचानक उत्तर प्रदेश में लैंड हुए हैं, उनको अब अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बना रहे हैं और अपने चाचा जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया। मतलब घर की चक्की को बाहर निकाल दिया और बाजार से आटा खरीद के खा रहे हैं। तो इन आयातित चाचा जी से अखिलेश यादव को लगता है कि वो उनको प्रधानमंत्री बना लेंगे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ा मैंडेट मिल जाएगा। मैं एक चीज श्रेय जी बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि जनता ने देखा कि किन लोगों ने उत्तर प्रदेश से लेकर देश में भ्रष्टाचार, अराजकता, हिंसा का माहौल बनाया, किस तरह से पूरा देश आतंकवाद की गिरफ्त में था, जगह जगह बम धमाके होते थे। 2014 के बाद अगर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में कहीं न बम धमाके हुए हैं, न कोई आतंकवादी घटना हुई है। लोगों के अंदर एक सुरक्षा का भाव, इसलिए देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना प्रेम और सम्मान दिया है और यही वजह है कि आज वो दुनिया में सबसे यशस्वी नेतृत्व बन के, यशस्वी नेता बन के, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं भी आऊंगा, अभी समय है हम लोग के पास। जी 30 सेकंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने, योगी जी ने आज जो जनता के दिल में अपना स्थान बनाया है वो अपने व्यक्तित्व से, कृतित्व से बनाया है। और रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर, हीन मूल की देख और देख जग सही कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में ली। जी बिल्कुल, हम रुक करते हैं धर्मवीर साहब का। धर्मवीर चौधरी जी, बीएसपी इन दिनों मुसलमानों का जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। उनका जो मूल वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, वो अगर 14 की बात करें, 17 की बात करें और 19 की बात करें, उसके बाद 22 की बात करें, बिल्कुल साफ गोई सी है, आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं खिसका है। उसकी तमाम वजह हो सकती हैं। तो आपको लगता है कि आप निकाय चुनाव में, जो निकाय चुनाव में जिस तरह से बीजेपी तैयार कर रही है, आप उनकी टक्कर ले पाएंगे, या फिर 2024 में आप अकेले दम पर 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए श्रेय जी, जो आपने जितनी बात भी अभी कही है, जी मेरी आवाज जी बिल्कुल हो रही है, जरा बंद कराइए। जी धर्मवीर जी की आवाज जरा इको हो रही है, उसको थोड़ा सा बंद करें, पीसीआर से कह रहा हूं। ये जो आपने कहा कि हम मुस्लिम समाज के संबंध में जो आपने अभी टिप्पणी की, जी 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 श्रेय जी, मैं आपको बता दूं कि इस देश का पहला मुस्लिम मेयर अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने पिछले चुनाव में दिया था। और 2017 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, हमने 100 टिकटों से ज्यादा मुस्लिम समाज को भागीदारी के रूप में बहन जी ने सबसे ज्यादा टिकट दिए। और बहुजन समाज पार्टी ना किसी जाति की, ना किसी धर्म की राजनीति नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारे के साथ में सर्व समाज की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी ने, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, दलित समाज हो, जाट समाज को, सबको आगे बढ़ाने का काम किया। और ये आवाज ही को हो रही है। ये श्रेय जी, मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी देश की वो पार्टी है जो 500 से ज्यादा लोकसभा लड़ाने का काम करती है और देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। ना बीजेपी ने आज तक कभी 500 लोकसभा लड़ाए हैं, ना कांग्रेस ने आज तक 500 लोकसभा लड़ाए हैं। जरा ये प्रवक्ता बैठे हैं, आप पूछ लीजिएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोकसभा लड़ा करके इस देश में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। और ये वोटर तय करते हैं कि नेशनल पार्टी कौन होगी। तो जो आपने अपने बयान में कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। बहुजन समाज पार्टी की तैयारी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। जब हम ब्राह्मण समाज के सम्मेलन करते हैं तो ये हमारी नकल करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग।
बहन जी के आदेश से पूरे देश में पर विधानसभा 75,000 नए सदस्य बनाने का अभियान पूरे देश में चल रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु हो। बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में इन फिरकाप्रस्त ताकतों को, इन संकीर्ण सोच की ताकतों को, इन परिवारवादी पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। श्रेय जी, हम सीधे चलते हैं। अब मेरे साथ जुड़े हुए हैं दीपक मिश्रा जी। दीपक जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने की तरफ से आज एक पत्र लिखा गया। जी। पत्र लिखा गया, उस पत्र में ये कहा गया कि जो शिवपाल यादव हैं उनको अलग जगह बैठने की व्यवस्था की जाए। तो इसके क्या मतलब निकाले जाए? मतलब तो स्पष्ट है कि शिवपाल सिंह जी पिछले 2 दशक से उत्तर प्रदेश की अग्रिम पंक्ति के अग्रगण्य नेता हैं। पत्र में इसी को रेखांकित किया गया। लेकिन वही कहते हैं ना कि कहीं छत दीवार दर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, मगर जो दिया वो दिया देर से। तो समाजवादी पार्टी को, जो समाजवाद के पथ से पूरी तरीके से दिग्भ्रमित हो चुकी है, लोहिया जयप्रकाश की विरासत को भूल चुकी है और यह भी नहीं समझती कि अपनी बुनियाद का सम्मान कैसे किया जाए। देर से मिला न्याय अन्याय से ज़्यादा मारक और अनुपयोगी होता है। अब जहाँ तक तैयारी की बात है तो हम भारतीय जनता पार्टी को, उसकी सरकार को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं पर घेरने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। समावेशी राष्ट्रीयता, प्रगतिशील समाजवाद हमारा मूलभूत सिद्धांत है, लोहिया और जयप्रकाश की जो विरासत है। और आप दूसरी तैयारी आप देखिए, हमने एक युवा प्रदेश अध्यक्ष दिया जो आज ही औरैया के दौरे पर हैं, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं कैसे जनता के बीच में लड़ाई लड़ी जाए। 18वीं विधानसभा के सबसे वरिष्ठतम और ताकतवर और विपक्ष में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले शिवपाल सिंह जी शायद पहले ऐसे विधायक हैं जो धरने पर बैठे हैं संविदा कर्मियों के दुख दर्द और दंश को लेकर। चिकित्सा विभाग के जो संविदा कर्मी हैं, जो हाथ लोगों को जीवन देते हैं, उन्हीं आंखों से आंसू बह रहा है। उस दीपक मिश्रा जी, ये बताइए कि ये निकाय चुनाव आने वाले हैं, आपकी कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल हमारी तैयारियां हैं। हमने सारे जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए, सारे महानगर अध्यक्ष घोषित कर दिए और पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव में हम लड़ेंगे। जनता के दुख दर्द को जिस तरीके से स्वर दे रहे हैं और जिस तरीके से हमारे नेताओं के कार्यक्रमों में जनता का अपार स्नेह मिल रहा है, चाहे वो प्रयागराज में शिवपाल जी का कार्यक्रम हो, औरैया में आदित्य जी का कार्यक्रम हो, तो हम मोतबर हैं और आश्वस्त हैं कि नगर निकाय के इन चुनाव में प्रसपा वास्तविक रूप से प्रगतिशील समाजवाद का परचम बड़ी धुनक के साथ लहराएगी। चलिए अरुण राजभाई जी के पास चलते हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी पहले बीजेपी के साथ थी, फिर सपा के साथ हुई, अब किसके साथ है? या फिर अकेले दम पे वो 24 और निकाय चुनाव लड़ेगी, या फिर कोई और आपकी प्लानिंग है? देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के साथ है और हम अपने कार्यक्रम और अपने एजेंडों के आधार पर हम जनता के बीच में 2022 विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हमने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया और हमने प्रेमचंद कश्यप को, जो करहल विधानसभा जो मैनपुरी के हैं, वहां से हमने उनको अध्यक्ष बनाया। उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, चारों के हमने प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग हमने तैयार कर दिया। उसके बाद हमने नगर पंचायत के जितने चुनाव सामने आने वाले हैं, उन चुनावों के प्रभारी, हर नगर पंचायत के प्रभारी हमने नियुक्त करके एक कोऑर्डिनेटर तैयार कर दिया। उनकी देखरेख में बूथ स्तर तक के संगठन और जो वोटर लिस्ट में लोगों के नाम नहीं है उनके नाम की बढ़ोतरी कराई जा रही है और जो प्रत्याशी लड़ने वाले हैं उनको साथ में लेकर के जगह जगह पर मोहल्ला, टाउन एरिया में हम कार्यक्रम चला रहे हैं और गांव स्तर पर हमारे हर कार्यकर्ता, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हो, प्रदेश कार्यकारिणी का हो, जिले का हो, मंडल का हो और बूथ स्तर तक के सारे कार्यकर्ताओं को हमने प्रशिक्षण करके, हमने 2 दिवसीय प्रशिक्षण किया था, उनको हमने जिम्मेदारी दे दिया। उसी क्रम में हम 26 सितंबर से एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसका सावधान यात्रा नाम दिया है और वो यात्रा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 80 लोकसभा में घूमते हुए वो पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर को सुहेल भारतीय समाज पार्टी के
20वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम वहां सावधान महारैली करेंगे और हम वहां जनता को यह बताने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में हम भ्रमण करके यह बताएंगे कि जब सत्ता में रहती हैं पार्टियां तब जातिवाद जनगणना कराने की बात नहीं करती है, तब एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देने की बात नहीं करती है, तब घरेलू बिजली बिल माफी कराने की बात नहीं करते हैं, तब शराबबंदी की बात नहीं करते हैं, तब पुरानी पेंशन की बात नहीं करते हैं बहाल करने की, तब गरीबों को एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देने की बात नहीं करते हैं। जैसे ये सत्ता से बाहर होते हैं तुरंत ये मुद्दे उनके दिमाग में आ जाता है और जनता को बरगलाना शुरू कर देते हैं। हम उन पार्टियों से सावधान करने जा रहे हैं जो सत्ता से बेदखल हो चुके हैं और बेदखल लोगों को 3 अक्टूबर 2013 को हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि जो पिछड़ी जाति में 27% आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसमें कुछ मजबूत जातियां हैं जिसमें यादव, अहिर, ग्वाल, ढड़होर और वो आबादी से अपनी आबादी से ज्यादा आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, उनके आरक्षण पर रोक लगाई जाए और जो छोटे जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, चाहे राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, आरक, अर्कवंशी, बंजारा, खंगार, इन जातियों को आरक्षण नौकरियों में कैसे मिले, इसके लिए हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना चाहते हैं। अब ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सदन में भी विरोध करते हैं और सड़क पर भी विरोध करते हैं और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे पूरे कार्यकर्ता गांव में जाकर यही बता रहे हैं कि जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की चर्चा होती है तो ये सारी पार्टियां विरोध क्यों करती हैं। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा जब दिलाने के लिए हम जनता के बीच में बताते हैं कि इस बात को सदन में जब लेकर के हम खड़े होते हैं तो ये सारी पार्टियां हमारे विपक्ष में क्यों खड़ी हो जाती हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाकर के हम अपने अभियान को चला रहे हैं और जनता बहुत ही बेबाकी से बाबा साहब अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महाराजा सुहेलदेव राजभर, सावित्रीबाई फूले, जो इनके सोच है, जो इनकी विचारधारा है, महात्मा गांधी की जो सोच थी, सरदार वल्लभ पटेल की जो सोच थी, उनके विचारधाराओं को हम जनता के बीच में ले जाकर के कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है कि 15 अगस्त 2015 को चपरासी से लेकर राष्ट्रपति के बेटे को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्राइमरी विद्यालय में जब तक नहीं पढ़ाई होगी तब तक देश के किसी कोने में एडमिशन नहीं होगा। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने जाकर हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। तो ये जो समाज में जो शिक्षा बढ़ाने के लिए जो सरकारें पूर्व में रही हैं, इन लोगों ने शिक्षा आज भी गरीब के बेटे टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं, टेबल बेंच ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम जनता को यही बता रहे हैं कि जितनी सरकारें बनी हैं आज तक टेबल बेंच ब्लैक बोर्ड अच्छे टीचर की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए, भूमाफिया को बचाने के लिए अंधेरी रात में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते हैं, लेकिन वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती हो, चाहे उत्तर प्रदेश में उर्दू के शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे आंगनबाड़ियों में जो नियुक्तियां हुई हैं जिसमें गड़बड़ी पाई गई है, जितने भी उत्तर प्रदेश में गड़बड़ियां पाई गई हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मान रहा है, राज्य पिछड़ा वर्ग मान रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इन अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए ना सपा खड़ी हो रही है, न बसपा खड़ी हो रही है, न कांग्रेस खड़ी हो रही है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। तो यह लोगों के पास फुर्सत नहीं है। भूमाफिया की पैरवी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ जो 69,000 इस सवाल का जवाब मनीष सिंह से ले लेते हैं। दिलाने के लिए दिन में भी जाने की जरूरत नहीं जुटाते हैं। मनीष जी, एक बड़ा आरोप लगाया गया आप पे जिस तरह की भूमाफियाओं को बचाने के लिए मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन जो जनमानस की समस्याओं को लेकर जो मुद्दे उठाने चाहिए मुख्यमंत्री के सामने या सड़कों पर, उसमें समाजवादी पार्टी पीछे है। अरुण राजभर जी के सवाल का जवाब देना मैं उचित इसलिए नहीं समझता हूँ कि अरुण राजभर जी और इनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, इन लोगों की कथनी करनी और इन लोगों के स्वभाव के बारे में उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की जनता जानती है। और रहा सवाल, अरुण राजभर जी नौजवान साथी हैं, इनको अपनी राजनीतिक क्रेडिबिलिटी इस तरह की बनानी चाहिए कि आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक समाज में रह कर के राजनीति करनी है तो राजनीतिक लोगों का एक ऐसा चरित्र होना चाहिए कि जनता के बीच में जो बात हम कहें उस पर हम कायम रहें और उस पर खुद पे भी अमल करें। भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगा दीजिए, कांग्रेस पर भी लगा दीजिए, बसपा पर भी लगा दीजिए, सपा पर भी, सब पर आप आरोप लगा दीजिए, लेकिन कभी कभी अपना भी दामन आप देख लीजिए।
एक शेर है, बहुत ही हमारे पूर्वांचल में ये बहुत ही लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है कि दगा किसी का सगा नहीं, जी चाहे तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाके उसका घर देखो। राजनीति में हमेशा मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूं श्रेय जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके बहुत आदर और आपका बहुत सम्मान है। एक बात हर नेता को ये सोचना चाहिए कि जनता, बताओ कि आपने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया, अब वर्तमान में जब 2022 में हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़े, कितने अति पिछड़ों को आपने सम्मान दिया, राजनीतिक भागीदारी, कितने अति पिछड़ों को आपने पश्चिम से लेकर पूरा तक टिकट देने का काम किया। आप उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना के रहे हैं, क्यों नहीं जातिवाद जनगणना करा पाए हैं? मैं तो आपसे यही सवाल कर रहा हूं। बिहार में भी नीतीश कुमार जी से सवाल होगा कि जब आप भाजपा के साथ थे तो आरोप लगाते थे, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार जी, कहते थे कि भाजपा नहीं होने दे रही है। थोड़ा सा रुक जाइए, तो आपकी सरकार वहां है, जिसका समर्थन आप वहां कर रहे हैं, थोड़ा सा में लंबे समय तक। अरे थोड़ा सा रुक जाइए ना, आपने सवाल, आपने जातिवाद जनगणना नहीं बता दिया, हो गया इतनी, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात नहीं। अरे पार्टी अपनी बचाइए ना, छोड़िए ना सब बातें, अपनी पार्टी बचाइए। आपने लोहिया रुकिए ना थोड़ा सा, आप एसी कमरे में बैठ करके अरे थोड़ा सा पर लड़ाई लड़िए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को। अरे थोड़ा सा रुकिए ना, आप कांग्रेस, अरे अपनी पार्टी बचाइए, कहाँ है भाई इतनी जल्दीबाजी में क्यों है? थोड़ा सा रुकिए ना, थोड़ा सा रुक जाइए। मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। खाता नहीं खुल पाया, ओहो थोड़ा सा रुक, खाता नहीं खुल पाया, अरे रुकिए ना, बस्ती खाता नहीं खुल पाया, बलिया खाता नहीं खुल पाया। थोड़ा सा खामोश कराइए, हमारी तुलना करा रहे हैं। अरुण जी रुक जाइए, मनीष जी की बात सुन जाइए। अरुण जी रुक जाइए, और आप कहते हैं अरुण राजभर जी, घुमाते हैं। अरुण राजभर जी, नौजवान साथी हैं, चीजों को छुपाइए नहीं। अरुण राजभर जी, हकीकत है। अरे चलिए उनको बोलने दीजिए, आपकी भी बारी आएगी, फिर से बारी आएगी। अरुण राजभर जी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अरे रुक जाइए ना, थोड़ा सा हो गया, अब शांत हो जाइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। रहा सवाल जो अरुण राजभर जी कह रहे हैं जी, पिछड़ों, हमारा कार्यकर्ता कौन भाग रहा है कौन नहीं भाग रहा है, अरे इसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अरे पानी पी लीजिए, सिंह है, नवरत्न है, पानी पी लीजिए, अखिलेश यादव है, पानी पी लीजिए ना, पार्टी बनवा रहे हैं। अरे गला फंस जाएगा, पानी पी लीजिए, करके पार्टी बनवा रहे हैं कि आओ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के दगे हुए कारतूसों, आओ हमारे साथ और हमारी सरकार बनवाओ। लोकसभा में एक भी सीट अगर आप जीत जाना तो हमें बता देना कि आपकी रणनीति क्या थी और हमारी रणनीति क्या है। और 2024 में एक भी सीट पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने दिया जाएगा। अच्छा भविष्यवाणी भी करने लगे क्या? नोट कर लीजिए, अरे भविष्यवाणी भी करने लगे क्या? वहां की जनता अब आपको नकारना शुरू कर दी है। अरे सुनिए, भारतीय समाज पार्टी के साथ तमाम अति पिछड़े, तमाम अति दलित और तमाम सर्व समाज के लोग खड़ा होकर के एक अरुण जी उनको बोलने तो दीजिए, स्वीकार कर रही है। अरुण जी उनको बोलने तो दीजिए। अरुण जी, आपकी बेचैनी मुझे पता है, इनकी बेचैनी मुझे पता है कि एसी कमरे में बैठे हैं। अरे थोड़ा हो गया, करते हैं, टिकट के नाम पर पैसा लेते हैं। हो गया 6 करोड़ में दिन में 13 बार टिकट बदलते हैं। हो गया बलिया में लोग जानते हैं आप लोगों के बारे में। हो गया, दिन में 13 बार, इतना व्यापक बनने की क्या जरूरत? बलिया में लोग जानते हैं ना। चौहान जी, संध्या के ठाकुर जी और रात्रि के 12 बजे पंडित जी। अरे हो गया, जब 13 बार टिकट बदलेंगे हो गया तो सरकार कहां? अरे हो गया, अभी 27 साल, अरे रामकोला के आपको 27 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हे भगवान, रामकोला के अभी एक आपके विधायक थे, उन्होंने आपके बारे में बताया था। क्यों इतनी जल्दीबाजी कर रहे हैं अरुण जी? शांत रहिए ना थोड़ा सा। अरे आप कुछ बोल रहे थे, थोड़ा शांत रहिए। अरे चलिए कुछ बोल रहे थे आप मनीष जी। अरे क्या बोला? शांत होने को नाम ही नहीं ले रहा तो बोलेगा कुछ। अरुण जी थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। इनका भी तो जवाब तो ले लीजिए। वो आपके पार्टी के विधायक रहे हैं, आए थे हमारे यहाँ लड़ने के लिए। अरे उनकी बात नहीं कह रहे हैं, जो रामकोला से आपकी पार्टी से जीते थे उनकी बात कह रहे हैं। वो उन्होंने वीडियो फुटेज जारी करके कहा था भाई पार्टी के साथ है, आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। अरे हो गया, थोड़ा आप शांत रहिए। फुटेज का जारी करेंगे, जिसको पार्टी ने पहले से निकाल रखा है उसका फुटेज जारी करके क्या करेंगे? हाँ। जिसको पार्टी पहले से 1 साल पहले निकाल चुकी है, 6 महीने हो गया, हो गया, अरे अपने पास रख हो गया, पैसा दे करके पार्टी हो गया। पार्टी बनवा के कहिए कि मतलब ये डिटेल कर रहे हैं, ये डिटेल कर रहे हैं पूरा। अरुण जी का बढ़ावा चलिए समाजवादी करती है। चलिए
नहीं, अरुण जी ऐसे 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 जी जी ऐसे मनीष जी, आप अपनी बात बोलिए ना, नहीं, आप हम उनको अपनी चुप बात- करें। नहीं, हाँ, आप अपनी हम- बात बोलिए, देखिए, आप अपनी बात अभी देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे, हाँ चौ चौ पूरा हुआ। हम डिबेट में इस तरह की परिचर्चा में बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से आप अपने जी नहीं, बिना बिना आप सिर अपना पैर की पक्ष बात- रखिए। बिना सिर पैर की बात जी, जी। करने वाली परिचर्चा में गंभीर लोगों हाँ। की ये परिचर्चा है, कम से नहीं, कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए अरुण जी। आप अपना पक्ष रहा रखिए। सवाल जहां तक, जी। देखिए अभी आज उत्तर प्रदेश सरकार के एक राज्य मंत्री हैं मंडी परिषद के, जी दिनेश प्रताप सिंह, रायबरेली के रहने वाले हैं जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने मंडी परिषद के बारे में बताया है कि मंडी परिषद में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। ये 6वें ऐसे मिनिस्टर हैं दिनेश प्रताप सिंह जिन्होंने अपनी सरकार पर आरोप लगाया है और उस पत्र में उन्होंने मजमून में लिखा है कि आपकी व्यस्तता का लाभ विभाग के अधिकारी उठा रहे हैं। उन्होंने, जबकि 20,000 करोड़ से ऊपर का मंडी परिषद का एसेट है, 20,000 का, और 4,000 से ऊपर कर्मचारी हैं मंडी परिषद में, जो 3,500 उसमें सिर्फ संविदा कर्मी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि दिनेश प्रताप सिंह सहित ब्रजेश पाठक से लेकर के तमाम जो मिनिस्टर रहे हैं, उन लोगों ने जिस तरह से आरोप लगाया है अपने डिपार्टमेंट्स के ऊपर और अपने मातहत के ऊपर, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए ये लक्षण शुभ नहीं है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह का भरोसा, जिस तरह का विश्वास, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश की जनता से क्या कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता से किस तरह भरोसा लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता को हम ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि पहली दफा मंडी परिषद की बैठक में दिनेश प्रताप सिंह ने सामने ठेकेदारों को बैठाया, एक सामने अधिकारियों को बैठाया और दोनों में तू मैं हुआ और वहां पर मंत्री मौजूद थे। उन्होंने अपने मजमूनी पत्र में यह बात लिखा है, उन्होंने, दिनेश प्रताप सिंह ने। इससे बड़ा गंभीर क्या आरोप हो सकता है कि जल जीवन मिशन में, जल शक्ति विभाग में जितना व्यापक स्तर पर, चाहे वो महेंद्र सिंह रहे हो उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर या स्वतंत्र देव सिंह मिनिस्टर हो, बड़ा व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ है। और यहां तक कि इलाहाबाद, यहां तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गंगा सफाई के नाम पर और जल शक्ति विभाग ने जो जल जीवन मिशन का कार्यक्रम चलाया है, उसमें जो व्यापक घोटाला हुआ है, उसका कहीं ना कहीं जुडिशरी को देख रेख करना चाहिए। और आने वाले समय में मुझे यह लगता है कि देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला गंगा मां के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेता जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। तो आपको लगता है मनीष जी कि क्या ये जो मुद्दा आपने उठाया, आपने गंभीर आरोप लगाया, इसका जवाब हम अभी बीजेपी से लेंगे, लेकिन आपको लगता है कि क्या ये निकाय चुनाव में, 2024 के चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा आप बना पाएंगे, सड़क पर उतर कर लोगों को बताएंगे कि इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, इस तरह की अनियमितताएं हुई है? देखिए श्रेय जी, नगर पंचायत, ये नगर निकाय का चुनाव हो या लोग आने, देखिए आप बोलिए, आप खुद ही चुप हो हम कैसा, नहीं हम असभ्य पार्टी के असभ्य कार्यकर्ता नहीं है जी, आप बोलिए। हम एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। आप और बोलिए। हम लोगों ने जिस तरह से राजनीति में शिक्षा हासिल किया है, राजनीति में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों को यह सिखाया गया है कि अपनी बारी का इंतजार करो और अपनी बारी का इंतजार करके अपनी बात कहो और सभी बड़ों का सम्मान करो। जी, आप अपनी बात कहिए। जहां तक नगर निकाय के चुनाव का सवाल है, आने वाले लोकसभा का चुनाव का सवाल है, मैंने आपसे परिचर्चा के प्रारंभ में ही ये बात कही है कि हमारा जो सदस्यता अभियान है, जैसे इसकी अवधि पूरा होगी और हमारा जब राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव उस अधिवेशन में पेश होगा, उसके बाद से जो संगठन का ढांचा आएगा, वो हिंदुस्तान में किसी भी राजनीतिक दल के पास उतना खूबसूरत, उतना बेहतरीन और उतना फाइटर लड़ने वाला किसी के पास संगठन नहीं होगा जो समाजवादी पार्टी के पास संगठन होगा। जी आनंद जी, आपने अभी सुना होगा तमाम तरह के आरोप लगाए गए बीजेपी सरकार पर और बताया गया कि किस तरह से राज्य मंत्री तक चिट्ठी लिख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, उम्मीद करूंगा कि मनीष जी अभी अरुण जी को जो शिक्षा दे रहे थे, कम से कम उसका पालन करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है जी कि भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगा रहा है और कौन से लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर कहीं कोई कमी है तो हमारी सरकार में यही अच्छाई है कि हम उस कमी को सामने रखते हैं और उसका समाधान करते हैं। और यही नहीं, हमने अपने कार्यकाल में जितने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को जेल भेजा है, किसी सरकार ने नहीं भेजा। एक चीज। दूसरी चीज, ये बताएंगे जरा कि यादव सिंह जैसे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक कौन गया था, और गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी और घोटाले के आरोपी को कौन बचाता रहा, कौन अपने मंच पर चढ़ाता रहा।
इसके अलावा अन्य घोटालों की मैं बात करूंगा तो पूरी डिबेट का टाइम निकल जाएगा। समाजवादी पार्टी के समय में जो हुआ है और जिस तरह से इन लोगों ने किया है, जिसकी जांच अभी भी चल रही है, एक विषय। दूसरा विषय यह है, इन्होंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव। मैं तो कह रहा हूं अच्छा है। एक शेर मुझे याद आ गया कि कुछ होश भी है दस्ते जुनू देख क्या हुआ, दामन तक आ गया है गरेबा फटा हुआ, और आओ वसीम अब तो यही मशगला करें, एक रोए और दूसरा पूछे कि क्या हुआ। समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुकी है। ना अखिलेश यादव जी का पार्टी पर कोई नियंत्रण है और ना ही कार्यकर्ताओं के बीच अब उनकी स्वीकार्यता बची है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी शून्यता की तरफ चली जाएगी, और जिस तरह से अखिलेश यादव जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि समाजवादी पार्टी सिर्फ शोध के काम आए, एक पूरा तात्विक सामग्री बन के रह जाए। एक विषय। लेकिन आनंद जी जो आरोप लगाए हैं उनका क्या जवाब है आपके पास? नहीं, निश्चित रूप से अगर कहीं सवाल उठाया गया है तो कार्रवाई हुई है। उस विभाग के जो भी जिन लोगों पर कार्रवाई उठाई गई वो जेल गए हैं। मंत्रियों के ऊपर जो आरोप लगे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? फिर आप बोल रहे हैं, अरे सुन लीजिए ना, जितने भी आरोप लगाए गए हैं उस पर निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हुई है। यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ पर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो हमारी सरकार का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो, उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। और सुन लीजिए, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, अब तो वो चले गए, और श्रेय जी आपके साथ जिस तरह से हॉट टॉक किया उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। अरे भारत टूटा कब था कि आप जोड़ने निकले हैं? और तोड़ा किसने था? ये भी तो कांग्रेस के पार्टी ने तोड़ा था। और जो लोग अभी तक अपने नाम के साथ अपने परदादा और परनाना का नाम नहीं जोड़ पाए, वो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते थे, जो सीएए और एनआरसी पर देश विरोधी ताकतों का समर्थन करते थे, आज वो भारत जोड़ने निकले हैं। जी, धर्मवीर जी भी है मेरे साथ। धर्मवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे जब आप सवाल के जवाब दे रहे थे, तो धर्मवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी धर्मवीर जी। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये जो प्रवचन अभी दे रहे थे, एक पाटीदार आईपीएस फरार चल रहा है, जिस पर इनाम घोषित है। उत्तर प्रदेश पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पाई है। 3 साल हो गए। मणिलाल पाटीदार की बात कर रहा हूं मैं, और ये आवाज मेरी इको कर रही है। भाई साहब, ये डिबेट क्या मतलब, मैं बोल जो सुन नहीं, मेरी आवाज मुझे बार बार आ रही है, पहले भी आ रही थी, क्या डिबेट करूं मैं? जी, मुझे लग रहा है कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, उसको मैं ठीक करवाने का प्रयास करता हूं। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। इस बीच में मेरे ख्याल से आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। पहले भी कहा था जी, अब जी मैं उसको ठीक करवाता हूं। जी, दीपक मिश्रा जी। दीपक मिश्रा जी, मेरा ये कहना है कि जिस तरह की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जी, क्षेत्रीय पार्टियां आपकी हो गई, राजभर साहब की हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, और दूसरी और पार्टियां, जी, क्या एक फ्रंट बनाने की बात जैसे देश में हो रही है, तो यहाँ पर भी कोई सुगबुगाहट है कि सब एकला चलो की तकनीक लेके चलेंगे? देखिए, समय की यह मांग है कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एक मंच पे एक साझा कार्यक्रम के साथ आ जाना चाहिए। वैसे ही जैसे जयप्रकाश जी के आह्वान पे 1977 में जनता परिवार एक हुआ था। लेकिन जिनके हाथों में नेतृत्व है वो इतने आत्ममुग्ध हैं कि उसी दर्पण से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। वह दर्पण में जब भी अपना चेहरा देखते हैं तो अपने दर्पण में ही आत्ममुग्ध हैं, और यही एक कारण है कि केंद्र में और प्रांत में भी कोई एक सामूहिक नेतृत्व विकसित नहीं हो रहा है। अब आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, जिस समाजवादी आंदोलन को लोहिया के जमाने से लोग जीते हुए विकल्प बनते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में 1952 से लेकर अब तक दोबारा समाजवादी सोच के लोग सरकार में ना आए हों। ये 67 से तो चला ही आ रहा है, कभी चौधरी चरण सिंह साहब, कभी नेताजी, फिर नेताजी। तो ये ऐसा क्या हो गया कि इस बार सपा वहां पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। 111 है, 93 में जब पहला चुनाव हुआ था तो 109 के करीब सीटें थी। यह पे भी सोचना होगा, सामूहिक नेतृत्व कहाँ है? आज विचार का नेता कौन? आज जैसे बाबू कपिल देव सिंह एक नेता हुआ करते थे, संगठन के वो बड़े नेता थे। जनेश्वर जी विचार के नेता थे। नेताजी प्रांत में चुनावी चेहरा हुआ करते थे। आज एक नाम
तो इस बीमारी से भी सोशलिस्ट मूवमेंट को बचाना होगा, सामूहिक नेतृत्व विकसित करना होगा। डॉक्टर लोहिया, राजनीति में विकेंद्रीकरण को अहिंसा और शांति के बाद तीसरा सबसे बड़ा समग्र लक्ष्य बताया था समूची राजनीति का। तो हम तो कहते हैं कि विकेंद्रीकरण को ही तो समाजवादी दल के लोग कुचल रहे हैं। समाजवादी दल माने सिर्फ सपा ही नहीं, नीतीश बाबू की भी पार्टी है, तमाम जो समाजवादी सोच के लोग हैं, जो जनता परिवार की कोख से उतरी पार्टी, और भाजपा भी जनता पार्टी की ही कोख से उपजी हुई पार्टी है, वहां भी मोदी नाम केवलम चल रहा है। आज क्या संघ के पास, बड़े से बड़े भाजपाई के पास यह कहने की हिम्मत है कि स्वदेशी मूवमेंट कहां है? क्या यह कह सकती है भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता कह सकता है कि मान्यवर चीन से अभी तक 1 इंच जमीन वापस क्यों नहीं आ पाया? आज हम लोग हिंदी दिवस के एक दिन पहले बात कर रहे हैं, क्या यह सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से? ठीक है, मोदी जी विश्व के स्तर पर हैं, बड़े नेता हैं, सम्मान है, हम लोग विदेश यात्राओं में जाते हैं तो मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आंतरिक मोर्चे पर क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य क्यों नहीं है, जबकि आज अस्थायी सदस्य है? एक बार और भारत यह अवसर खो रहा है, और मजे की बात है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा, हम सभी हैं कि पहचान हिंदी में है, वह सुरक्षा परिषद में यूएनओ में आधिकारिक भाषा के दर्जा से वंचित क्यों है? क्यों नहीं बोले जाते इस सवाल को? है किसी जो तमाम तरह के आंदोलन चला रहे हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं नानाजी देशमुख के जनसंघ के विचारों वाली पार्टी का, लेकिन वहां विचार कहां है? अगर मोदी जी ने इतला के कह दिया कि अरब से इतना निवेश आ रहा है, तो स्वदेशी आंदोलन वाले पूछते क्यों नहीं? कहां दीनदयाल जी की वो वाक्य को आपने किस तहखाने में कैद कर दिया कि देश का विकास हमेशा देसी पूंजी से होनी चाहिए? कहां है वो नारा कि चले देश में देसी भाषा? सारे सवाल समाप्त। सामान्य नागरिक संहिता पे कोई बात ही नहीं करे। एक उप मुख्यमंत्री ने चर्चा कर दी, नोटिस आ गई झंडे वाला से, खबरदार दोबारा नाम लेना, वो नाम ही भूल गए। चलिए धर्मवीर जी के पास चलते हैं, उनका ऑडियो ठीक हो गया है। धर्मवीर जी, एक सवाल, क्या आप लोग निकाय चुनाव में उतरेंगे और निकाय चुनाव की तैयारियां क्या कर रही है बीएसपी? देखिए श्रेय जी, निकाय चुनाव बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी, और पिछली बार भी प्रदेश में हम 2 मेयर जिताने में कामयाब हुए थे। मेरठ से योगेश वर्मा और अलीगढ़ से भी हम मेयर की सीट जीतने में कामयाब हुए थे। देश का पहला मुस्लिम देश में बीएसपी ने दिया, और पूरी मजबूती के साथ में इन फिरकाप्रस्त ताकतों को हम टक्कर देंगे। आज प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है वो पूरा प्रदेश देख रहा है। ये वो शासन है, ये कहते तो राम राज है, लेकिन रावण राज इससे भी बुरा राज है ये। यहाँ विधायक विधायक सांसद को जूतों से पीटता है। उत्तर प्रदेश में मैं आज सुबह पढ़ रहा था, गाजियाबाद में विधायक की मां के कानों के कुंडल चाकू से काट करके बदमाश ले गए, और 15 गज की दूरी पर पुलिस वाले बैठे हुए थे। जब वो बूढ़ी माँ वहां पहुंची, उन्होंने बताया कि मेरे कान काट करके ले गए, तो उन्होंने कहा पुलिस वालों ने कि तुम यहाँ क्यों घूम रही थी बताइए, और रिपोर्ट विधायक जी के फोन के आने के बाद दर्ज हुई। तो यहाँ पर ना बेटी बहन सुरक्षित है, ना बुजुर्ग सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना युवा बेरोजगार सुरक्षित हैं। कितने फॉर्म भरवा करके करोड़ों रुपए सरकार अर्जित करती है, लेकिन एक भी भर्ती सफल हुई हो उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में, 5.5 साल में? तो आप श्रेय जी मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, जंगल राज, हाहाकार मची हुई है। जो गरीबों को इन्होंने झांसे में लेकर के वोट लिए थे लोकसभा में, विधानसभा में, प्रधानमंत्री अन्न योजना जो मुफ्त योजना थी वो बंद हो चुकी है, और प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में दलित समाज का मंत्री धरने पर बैठता है, विधायक धरने पर बैठता है, तो ये पूरा प्रदेश देख रहा है। इनको जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कमर कस चुकी है। इस महंगाई से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस गुंडा राज से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये नगर निगम के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। जी बिल्कुल श्रेय जी बिल्कुल। अब फाइनल राउंड में सबसे पहले बीजेपी के, जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, फाइनल राउंड।
ये बताइए कि मैं समय की कमी है आनंद जी, समय की कमी है। मेरा एक सवाल है जो सबसे एक ही सवाल रहेगा कि इस निकाय चुनाव में आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमने जितने भी कार्य किए हैं, जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो कोई भी योजना हो, उन सभी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, अपने कार्यों का हिसाब किताब देंगे, जनता से आशीर्वाद हासिल करेंगे और निकाय चुनाव में भी परचम लहराएंगे। एक दूसरी चीज अभी इन्होंने कहा, अभी हमारे मित्र ने कहा आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्र कि अभी कुछ दिनों पहले ही देश का पहला स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर जो है INS विक्रांत, वो हमने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है। एक चीज, दूसरी चीज जी बिल्कुल आनंद जी, मेरे पास समय की कमी है। आनंद जी, सबको एक बार एक सेकंड 30 सेकंड। आज भारत जो है डिफेंस सेक्टर में जो इसका एक्सपोर्ट है, जो 2014-15 में 1941 करोड़ था, आज बढ़ के 12,000 करोड़ हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल शायद ये नहीं पता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और तमाम जो स्टार्टअप्स हैं, MSME सेक्टर है, इनके जरिए हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए चल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा। और यही वजह है कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जी बिल्कुल। अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। मनीष जी, मैं मनीष जी का रुख करूंगा। मनीष जी, आप किन मुद्दों को लेकर निकाय चुनाव में जाएंगे, या निकाय चुनाव में पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाने की कोई आपकी योजना है? देखिए, ये हमारी पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद तय करेगी। रहा सवाल हम मुद्दे का, तो आरक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम इस मुद्दे को लेकर के लगातार लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं। निजीकरण जो एक बहुत बड़ी देश के सामने समस्या उभर करके आई है, निजीकरण के विरोध में हम जनता को जागरूक करेंगे, जनता को हम समझाएंगे कि निजीकरण का मुखालफत करिए। जनता हमारे साथ खड़ी होगी और आने वाला जो चुनाव है, निकाय चुनाव और लोकसभा का चुनाव, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की महान जनता ने श्री अखिलेश यादव जी को 36% से ऊपर मत दिया है। और आने वाला जो चुनाव होगा वो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का मजबूत ध्वजवाहक बनेगा। और आप देखिएगा आने वाले समय में कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में जो परिवर्तन दिखेगा, उससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह विदाई हो जाएगी। जी राजभर साहब, राजभर जी, समय पूरा हो गया, क्षमा चाहता हूं, समय पूरा। जी राजभर जी, आप बताइए। पूर्व में हमने नगर पंचायत चुनाव लड़े, हमारे 15 नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीते थे और हमारे 150 वार्ड मेंबर चुनाव जीते थे। और हमारी अब कोशिश ये हो रही कि ज्यादा से ज्यादा हमारे वार्ड मेंबर जीत के हमें और नगर पंचायत की जीत के हमें। उसी क्रम में हम वहां के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो वहां की नाली, खड़ंजा, सीवर, जो बुनियादी वहां की जो समस्याएं हैं, जो वहां के विद्यालय हैं, विद्यालय में जो सुविधाएं नहीं मुहैया हो पा रही है, उन विद्यालयों में कॉपी किताब, जो वजीफा है, शुल्क प्रतिपूर्ति है, वो सारी जो जनता की जो मूलभूत समस्या है, उनको लेकर के हम उनके बीच में जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आपने सबको मौका दिया है, एक बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मौका दीजिए। और हम नगर पालिका में जितने भी हम जहां हमने जीता है, वहां के जाकर देखेंगे, अगर सर्वे करेंगे तो वहां के पेयजल की व्यवस्था हमने कराई है, वहां के शिक्षा विद्यालयों में बेहतर कराने का प्रयास किया है, टेबल बेंच की व्यवस्था कराने की कोशिश किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। धर्मवीर जी का प्रयास किया है जी। अब धर्मवीर जी से पूछ लेते हैं। धर्मवीर जी, बुनियादी मुद्दों पर लेकर हम काम करेंगे। पार्टी की योजना है निकाय चुनाव में उतरने की, अगर है योजना जी पार्टी की योजना है प्रदेश में आज? जी बिल्कुल चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और पूरी तैयारी हमारी है निकाय चुनाव की, लोकसभा चुनाव की। बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी के साथ में चुनाव में उतरेगी और बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर, बहन जी का सुशासन, किसानों की आय को दुगना करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, इस प्रदेश में अमन चैन भाईचारा कायम करना, इन्हीं मुद्दों के साथ में बहुजन समाज पार्टी ऐसी संकीर्ण ताकतों को, जो भाई से भाई को लड़ाने का काम करती हैं, जो जाति धर्म की राजनीति करती हैं, उन सबको परास्त करने का काम करेगी। और ये 23, 24, 25 करोड़ जनता पूरी तरह देख चुकी है इनके शासन को,
इसीलिए अब इनके किसी बहकावे में बीजेपी के, आरएसएस के या अन्य किसी पार्टी के जलासे में आने वाली नहीं है ये जनता। जी दीपक जी, ये बहुजन फाइनल समाज कमेंट। पार्टी दीपक जी फाइनल देखिए, कमेंट। हमारा इस दीपक जी फाइनल कमेंट। जी देख चुके हैं श्रेय जी। जी जी आप बताइए। जी दीपक जी। देखिए, समावेशी राष्ट्रीयता, प्रगतिशील समाजवाद, सामाजिक न्याय, वास्तविक राम राज्य जो डॉक्टर लोहिया का था, इसके लिए रामायण मेला लगाते थे, हर घर में रोजगार और योग्यता अनुरूप उसको दाम मिले, समान शिक्षा नीति, कर्जा और कब्जा मुक्त उत्तर प्रदेश, जो गरीबों के मकानात कब्जा किए जा रहे हैं अनवरत, और गरीबी मुक्त सशक्त उत्तर प्रदेश, यही सब सूत्र है और इन्हीं पे सप्त क्रांति आएगी। और आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है वह एक हमारे पास अनुभवी और जमीनी नेता है। अभी तक तो धरने पे मुझे लगता है कि शिवपाल जी के अलावा वर्तमान जितने बड़े बड़े विधानसभा के सदस्य कोई बैठा नहीं है। तो जो लोग जमीन पर बैठ ही नहीं सकते, वो जमीन के दर्द, दुख, छटपटाहट, कसमसाहट को स्वर कैसे दे पाएंगे? जी बिल्कुल। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत क्षमा कीजिएगा, आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण जी आपका शुक्रिया, धर्मवीर जी आपका शुक्रिया, आनंद जी आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस डिबेट में हिस्सा लिया। तो आपने सुना कि सारी पार्टियां अपनी अपनी तरह से दावे कर रही हैं कि कितनी मजबूती से वो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लड़ेंगी और उसके साथ ही 2024 की भी उनकी मजबूती से तैयारी है। और इन तैयारियों में उनका यही कहना है कि सड़क, बिजली, पानी और जो आम जनता की समस्याएं होती हैं उन आम जनता की समस्याओं को उठाएगी। लेकिन उनके सामने बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी खड़ी हुई है, उसके साथ वो कैसे दो हाथ करेंगे, उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी जो प्लानिंग है, उनको काउंटर कैसे करेंगे, ये देखना बड़ी बात होगी। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप अग्निपथ के साथ।